बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ गट और ब्रेन हेल्थ पे कि बहुत सी ऐसी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें लगता है कि ये जैसे हमारा कोई दिमाग का मसला है या हमारा कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया है या हमें कोई जो है वो ज़हनी मसला हो गया या कॉमन सादा ज़ुबान में आप कहें ना तो हमारे इधर एक बड़ा कॉमन वर्ड है, कहते पागल हो गया या मैं पागल हो गया हूँ। हम अपने ऊपर जो है ना वो लेबल कर देते हैं, टैग कर देते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ और मुझे जो है वो पागलपन की जो है ना वो सिम्टम्स महसूस होते हैं। और कभी मेरा पेट ख़राब रहता है या मैं परेशानी लेता हूँ तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है या पेट ख़राब होता है तो बहुत सी परेशानी हो जाती है। और हम मेजोरिटी केसेस में अपने गट की प्रॉब्लम्स को अपने ब्रेन की प्रॉब्लम्स के साथ लिंक कर देते हैं और माइंड हेल्थ को हम समझते हैं कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया और उस चीज़ की वजह से हम बहुत सी एंटी डिप्रेशंस के कोर्सेज करते रहते हैं और प्रॉब्लम एक से निकलती है दूसरे में चली जाती है। मैंने खुद ज़िंदगी के 8 साल यही गलती की और मैं नहीं चाहता आप में से कोई इंसान ये गलती करे। तो ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इनका जो कॉज है या इनके पीछे जो मकसद है वो एक ही है कि कोई इंसान उस दर्द तकलीफ़ से ना गुजरे जिस दर्द तकलीफ़ से मैं गुजरा। अगर आप समझते हैं कि मैं आपको फ्री में कोच करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं वन ऑन वन कोचिंग सर्विसेज जो है वो हमारी पेड हैं, ये वीडियोस टोटली फ्री हैं और उसमें जो है फ्री हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो यतीम लड़कियों को कोच कर सकें, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है और हम नहीं कर पा रहे। हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी को बदलेगा। अगर आप बहुत से टेस्ट करवा रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये जो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपका जो है वो कभी पेट ख़राब हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी अफारा आ रहा है, कभी आपको दस्त हो रहे हैं, कभी लूज़ स्टूल पास हो रहा है, कभी हार्ड स्टूल पास हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो कभी डायरिया हो रहा है और कभी इसकी वजह से आपकी नींद ख़राब हो रही है, बिला वजह एंजाइटी हो रही है, बिला वजह चिड़चिड़ापन हो रहा है और आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। या आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आ रहा था, बहुत पहले वो आया या अब आ रहा है और ये सारी की सारी एक जो है वो सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप एक भूल भुलैया की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि आप आईबीएस में जा रहे हैं, आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सामना कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमारा एक कुदरती निज़ाम बनाया कि जैसे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वो हमारी जो खुराक होती है जो हम खाते हैं वो स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, तो वहाँ से जो है ना वो जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पानी और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनको जज़ब करती है अपने अंदर। अच्छा, उसकी एक मूवमेंट होती है जिसे जो है ना वो रैथमिक मूवमेंट कहा जाता है। जब वो रैथमिक मूवमेंट जो है वो या तो तेज़ हो जाती है या तो स्लो हो जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, वो आपको डायरिया की शक्ल में जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो उससे जो अब्जॉर्प्शन है वो नहीं हुई उसमें बॉडी में। फिर आती है, अगर वो जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। आप कॉन्टीन्यूसली जो वो पेट दर्द और अफारा, गैस और कब्ज और परेशानी और बिला वजह स्ट्रेस की कंप्लेन करेंगे। इस आईबीएस की वजह से बहुत से लोग जो है ना वो परेशान हैं, इतने ज़्यादा कि इवन मैंने खुद आईबीएस को एक्सपीरियंस किया और मैंने अपने आईबीएस को अपने डिप्रेशन के साथ लिंक किया और मैंने समझा कि शायद मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। आप आईबीएस की रीज़न अभी तक जो है वो स्टडीज़ में जो है वो अनडिफाइन है और जो मेजोरिटी में जो लोगों की राय है वो यही है कि आईबीएस आपके दिमाग से शुरू होता है। मेरे केस में भी दिमाग और गट दोनों में हुआ है। मैं आपके साथ कुछ स्टडीज एविडेंस अभी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें गट हेल्थ और जो है वो आपकी माइंड स्टेट दो बड़ी मैटर करती हैं। असल में जो है ना हमारे इधर एक मसला ये भी है कि हमारे इधर में लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। मैंने आपको कोचिंग के हवाले से क्यों गाइड किया, क्योंकि मुझे पता है लोगों ने फ्री में पूरी वीडियो भी नहीं देखनी होती और लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं, वही जो उनका आंसर होता है। और ये एक चीज़ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के कोर्स करते रहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी जो है वो बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें जो मेजोरिटी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं वो क्यों कारआमद नहीं होती और एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज मेजोरिटी में सक्सेसफुल नहीं होते। बात वही है कि आपको ये अपनी डाइट से ठीक करना पड़ता है। मैं आपके साथ डाइट प्लान भी शेयर करूंगा, बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा तहम्मुल रखना है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। आईबीएस जो होता है ना वो एक ये क्रॉनिक किस्म का जो है वो डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारा पेट की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो
हो जाती है और उसकी वजह से ये सारा कुछ आपको सामना करना पड़ता है। अब ये जो है आईबीएस जो होता है ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है, ये गट ब्रेन इंटरेक्शन से होता है। मतलब कि अगर आपका गट और ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है ना, तो सिर्फ ये इससे नहीं होता, इसमें जो है वो मेंटल स्टेट भी मैटर करती है और आपका जो है वो गट भी मैटर करता है, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। आईबीएस की जो है वो जो हम इस वीडियो में टाइप डिस्कस करेंगे वो दो हैं, एक आईबीएस डी है और एक आईबीएस सी है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को। उसके बाद जो है मैं आपको सेल्फ हेल्प के ऊपर इस पे बताऊंगा। आईबीएस एम को हम नहीं करेंगे और आईबीएस यू को हम नहीं करेंगे, जिसमें कुछ लोगों को डायरिया और जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कुछ लोगों को मिक्स होता है। मेरी जो हम लोग इसमें जो हम करेंगे वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हमारी चीज़ होगी वो सेल्फ हेल्प होगी। अगर किसी को लगता है कि उसको ये प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। अब जो डॉक्टर होता है वो इसको डायग्नोज कैसे करता है, इसको अगर आप क्लिनिकल जो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी डिटेल हिस्ट्री देता है, क्योंकि आईबीएस का इटसेल्फ कोई टेस्ट नहीं होता, वो आपके सिम्टम से जो है वो डॉक्टर जो है वो इसको करता है और इसके ऊपर जो है वो आपको गाइडलाइंस देता है। नॉर्मली जो आपका डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड कर सकता है, ब्लड टेस्ट इसमें रिकमेंड कर सकता है और इससे जो है वो एनीमिया और इन्फ्लेमेटरी टाइप जो है ना वो देखता है कि इसमें कोई आपको सिलिक डिजीज़ तो नहीं है। इसके अलावा आपका फुजला टेस्ट हो सकता है, फुजला टेस्ट में देखा जाता है कोई इन्फेक्शन या आंतों में कोई सूजन वगैरह तो नहीं है। फिर आपके अंदर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो उस टेस्ट है जो ब्रीड टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रीड टेस्ट किया जाता है, जिससे जो है वो सीबो या लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसे कोई मसले मसाइल तो नहीं है उसको देखा जाता है। और फिर जो है वो क्लोनोस्कोपी जो है वो रिकमेंड की जाती है। क्लोनोस्कोपी जो है वो डॉक्टर उस सूरत में रिकमेंड करता है जब उसको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो डिटेल में देखनी चाहिए। फिर अपर बायोप्सी भी हो सकती है, अपर एंडोस्कोपी विद बायोप्सी भी होती है। इससे जो है वो सिलिक डिजीज की जो है ना वो पहचान की जा सकती है। अब इसके कॉमन कॉजेज की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इसमें गट भी मैटर करता है और इसमें ब्रेन भी मैटर करता है। तो गट ब्रेन एक्सिस जो है ना वो डिसफंक्शन हो जाता है ना जब, तो इसका होने की सबसे बड़ी रीजन गट जो है वो ब्रेन एक्सिस का डिसफंक्शन होना है। गट और ब्रेन का बाई डायरेक्शनल एक कम्युनिकेशन जब डिस्टर्ब हो जाती है तो स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो गट मोर्टेलिटी को और ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रॉन्ग रिसर्च पे है और पब मेडिक सेंट्रल की जो रिसर्च है वो इस पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस जो है ना ये इसमें ज़्यादा मैटर करता है। फिर एक आता है माइक्रोबायोम्स डिस्टर्बेंस। अच्छा, आईबीएस पेशेंट में जो गट माइक्रोबायोटा का जो पैटर्न हेल्दी लोगों में होता है ना उनमें डिफरेंट पाया जाता है। कुछ बेनिफिशियरी जो इनमें स्पीशीज होती हैं वो कम होती हैं एज कंपेयर उन लोगों के जो हेल्दी होते हैं, तो जिससे जो है वो डायोप्सिस का भी सिम्टम्स और इन्फ्लेमेशन जो है वो इससे बढ़ जाती हैं। आईबीएस में जो है ना ये बढ़ जाती हैं। अब इसमें आती है पोस्ट इन्फेक्शन जो है वो आईबीएस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद जो है ना कुछ लोगों में क्रोनिक आईबीएस जो है वो डेवलप हो जाता है। स्टडीज शो करती हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन के बाद गट बैरियर और इम्यून जो है इम्यून मॉड्यूलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना ये आईबीएस जो है वो ट्रिगर हो जाता है। आईबीएस पेशेंट में जो है वो गट ज़्यादा सेंसिटिव होता है, नॉर्मल गैस ज़्यादा बनती है और स्टूल मूवमेंट भी ज़्यादा जो है वो पेन प्रोड्यूस करता है। और इसके कॉजेज हो सकते हैं कि कुछ जो है वो मोर्टेलिटी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ इम्यून एक्टिवेशंस हो सकती हैं, जेनेटिक्स भी हो सकता है। और जेनेटिक्स में जैसे अगर किसी का जो बड़ा अहम जिसमें रोल अदा होता है, जैसे किसी के फैमिली में है तो ये फैमिली का जो है वो उसको होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैंने नोटिस किया कि जब मैं कुछ फूड चॉइसेस थे जो मेरे फूड भी जैसे जो है जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ साथ कुछ फूड्स भी होते हैं जो आपकी जो है वो बाउल मूवमेंट को या आपकी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को ज़्यादा कर देते हैं, जिसमें मैंने चाय और कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा नोटिस किया। और भी अदर फूड चॉइसेस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो आगे जाके शेयर करता हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना इसका मकसद ये नहीं है कि हम ये समझें कि सिर्फ स्ट्रेस से ही जो है वो आईबीएस हो रहा है। स्ट्रेस में और गट में इन दोनों से जो है ना वो बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन से जो है ना ये स्ट्रेस और जो है गट के डिस्टर्बेंस होने से आईबीएस होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब माइक्रोबायोम्स और आईबीएस का जो है ना वो बड़ा गहरा ताल्लुक है। साइंटिफिक रिव्यूज बताते हैं कि गट माइक्रोबायोटा आईबीएस में सेंट्रल रोल प्ले करती है। रिसेंटली रिव्यूज और स्टडीज शो करती हैं कि माइक्रोबायोम्स मॉड्यूलेशन, यानी कि जैसे आप प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स जो है ना इससे जो है ना वो कुछ पेशेंट्स को जो है वो बेनिफिट होता है, लेकिन रिजल्ट हर बंदे के डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। तो जो लोग भी एंटीबायोटिक्स की तरफ जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स की तरफ जा रहे हैं या प्रीबायोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, हर
जो है ना वो पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रीबायोटिक डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं आपके साथ जो डाइट प्लान शेयर करने वाला हूँ, जो डाइट शेयर करने वाला हूँ, उसमें रिमार्केबल जो है ना वो रिव्यू जो है वो मिले हैं, रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, एक और रिव्यूज जो है वो ये कहता है कि माइक्रोबायोम इंटरेक्शन और गट ब्रेन सिग्नल इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हर बंदे की जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी डाइट और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी अगर उसे प्रीबायोटिक्स चाहिए, अगर उसे एंटीबायोटिक्स चाहिए, या उसे कोई भी किसी भी तरह की चीज़ चाहिए, उसके लिए उसको अपने डॉक्टर के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन करना बड़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमें एक अल्टरनेट की। अगर आप इसको जो है वो डाइट से ठीक करना चाह रहे हैं, तो डाइट में जो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है, जो एविडेंस बेस्ड है, वो है लो फोर्ड मैप डाइट। अब ये लो फोर्ड मैप डाइट क्या है, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। स्टडीज शो करती हैं कि 50 to 75% पेशेंट में सिम्टम्स इंप्रूव हुए जिन लोगों ने ये लो फोर्ड मैप डाइट जो है वो यूज़ की। उसमें गैस, ब्लोटिंग, पेन, स्टूल हैबिट्स जो थी, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई। 2000 जो है वो 17 का मेटा एनालिसिस भी इसको सपोर्ट करता है। अब एविडेंसेस जो हैं वो अगर आप देखते हैं तो उसमें लो फोर्ड मैप डाइट जो है वो टेम्परेरी जो है ना वो अगर बंद कर देते हैं आप, तो जो गट के अंदर जो चीज़ें जाके जैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स जो डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो गट में जाके गैस बनाते हैं, ब्लोटिंग करते हैं, और डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फ्रुक्टेन्स होते हैं। फ्रुक्टेन्स में जैसे वीट और अनियन है, और उसमें ओब्लिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें बीन्स आती हैं, लैक्टोज होते हैं, डेरीज आती है जिसमें डेयरी आती है, और फ्रक्टोज होते हैं। फ्रक्टोज में जो है वो फ्रूट्स जिनमें शुगर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और पॉलीऑल्स होते हैं। और इस डाइट को जो है वो 3 स्टेजेस पे रखा गया। अच्छा, पहले इस डाइट को जो है वो एलिमिनेट किया जाता है, जो हाई फोर्ड मैप डाइट है उसको एलिमिनेट किया जाता है। दूसरे स्टेप पे उसको पर्सनलाइज्ड किया जाता है कि उसको हम स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस कराते हैं। और तीसरे जो है ना वो हम एक कस्टमाइज्ड किस्म का जो है वो एक डाइट प्लान किस्म का बनाते हैं। अब अल्टरनेट स्टडीज और जो है वो एविडेंसेस ये भी कहते हैं प्लांट बेस्ड डाइट और लो कार्ब डाइट भी जो है ना वो भी इंप्रूव करती है आपकी गट हेल्थ को, और आपके जो आईबीएस को जो है ना वो भी सपोर्ट करती है, उसको भी बेहतर करती है। तो लो फोर्ड मैप डाइट भी, प्लांट बेस्ड डाइट भी, और लो कार्ब डाइट भी, ये वाली जो है ना ये आपकी जो है ना वो आईबीएस को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रोबायोटिक्स की, प्रीबायोटिक्स की और एंटीबायोटिक्स की। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप डाइट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डाइट से भी बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे आईबीएस की बात करते हैं आप, तो मैंने अपने आईबीएस को डाइट से ठीक किया। अब प्रोबायोटिक्स का एक मेटा एनालिसिस है कि जिसमें 2018 में बताया कि कुछ प्रोबायोटिक्स की जो स्ट्रेन्स होती हैं आईबीएस को जो है वो उसके सिम्टम्स को कम करती हैं और एब्डोमेन पेन में फ़ायदा दे सकती हैं, जैसे बफिडोबैक्टीरियम और सर्टन टाइप की जो है वो मल्टी स्टेन्स हैं। स्टडीज में नजर आया कि रिसेंट रिव्यूज में ये स्ट्रेन्स जो है वो काफी हेल्पफुल थी। अब बात करते हैं प्रीबायोटिक्स की। तो प्रीबायोटिक्स जो है ना, आपने बड़ा नाम सुना होगा, प्रीबायोटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं। लेकिन प्रीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ गट हेल्थ में या जो है वो आईबीएस में नहीं होते ज्यादा बेनिफिट, यानी कि सिर्फ इनका काम सिर्फ इसी को बेनिफिट नहीं होता, ये आपके कॉर्टिसोल और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी बहुत ज्यादा बेहतर करते हैं। तो नेचुरली जो प्रीबायोटिक्स के सोर्सेज हैं वो आप अपनी डाइट में जरूर डालें। लेकिन प्रोबायोटिक्स के गैस और ब्लोटिंग जो है वो आईबीएस पेशेंट्स में बढ़ जाती है, इसलिए इसकी जो स्लो डोज है वो आपको जो है वो लेनी पड़ती है, यानी कि स्लो डोज से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अब एंटीबायोटिक्स जो आईबीएस विद डायरिया में जो है ना वो रिक्सामीन दी जाती है। जो रिक्सामीन है वो कुछ पेशेंट्स में जो है वो फायदा देती है, लेकिन जो है वो एंटीबायोटिक्स सबके लिए नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा। वो आपका डॉक्टर आपको जो है वो देख के, आपको सुन के जो है वो फिर डायग्नोज करता है। अब हमने क्या करना है, इसको गट ब्रेन एक्सिस को भी ठीक करना है, डाइट को भी ठीक करना है, अपनी रूटीन्स को भी ठीक करना है, और ये सारी चीजों के एक कॉम्बिनेशन को हमने चलाना है। पहली चीज तो ये कि हम एक सिंपल किस्म का डाइट प्लान डिजाइन करते हैं, एक सिंपल किस्म की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये समझना है कि फोर्ड मैप डाइट क्या है। फोर्ड मैप जो है वो एफ का मतलब होता है फर्मेंटेबल, ओ का मतलब होता है ओब्लिगोसैकेराइड्स, डी का मतलब होता है डाइसैकेराइड्स, एम का मतलब होता है मोनोसैकेराइड्स, ए एंड और पॉलीऑल्स।
ये छोटे छोटे टाइप के ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कुछ लोगों के गट में प्रॉपर जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां जाके पहुंच के ना ये फर्मेंटेशन का काम करते हैं। इस फर्मेंटेशन से गैस बनती है, ब्लोटिंग बनती है, और वाटर जो है वो इंटेस्टाइन में पुल होता है, और ब्लोटिंग, गैस, क्रम्प्स, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यहीं से बनती है। अगर हमारे खाने में जो है वो हाई फॉडमैप डाइट होगी तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब आपको हाई फॉडमैप जो डाइट होती है उसमें क्या क्या आता है? उसमें गंदुम आती है, राई आती है, बार्ले आता है, जिसमें आप समझे तो ये सफ़ेद कलर की जो ब्रेड है, पास्ता है, और जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं ये भी इसमें आते हैं। आगे अगर आप सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें प्याज आता है, गार्लिक आता है, बंद गोभी आती है, मशरूम्स आते हैं, और शुगर आती है, और मटर आते हैं। फ्रूट्स की अगर आप बात करते हैं तो इसमें सेब आता है, नाशपाती आता है, आम आते हैं, पीचेस आते हैं, वाटरमेलन आते हैं, और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। और डेयरी की बात करते हैं तो गाय का दूध है, और योगर्ट है। एल्डुटेरी योगर्ट ने भी जो है वो, जो हमने इसमें गाय के दूध के उसमें बनाया था, बहुत से लोगों का आईबीएस उसने बहुत ज़्यादा किया था, ट्रिगर किया था। इवन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। आइसक्रीम आती है, सॉफ्ट चीज़ आती है, और जो है वो प्लांट बेस्ड जैसे सोया मिल्क होता है, ओट मिल्क होता है, ये भी हाई फॉडमैप में आते हैं। आगे लेग्यूम्स की बात करते हैं आप, बीन्स हैं, जैसे जो है वो किडनी बीन्स हैं, काले चने, लेंटिल्स, चिकपीस। और अगर आप स्वीटनर्स की बात करते हैं, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी इसमें आते हैं, और अगर आप नेचुरल स्वीटनर्स में भी, जैसे हनी में देखा जाए, हाई फ्रक्टोज में देखा जाए, कॉर्न सिरप में देखा जाए, तो ये सारे इसमें आते हैं। और ये जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स लिखी होती हैं मेजोरिटी में, ये जो उनमें स्वीटनर यूज़ होते हैं, तो ये स्वीटनर भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब लो फॉडमैप डाइट क्या होती है? उसमें राइस आता है, उसमें ओट्स आते हैं, किनवा आता है, कैरेट आती है, कुकम्बर आता है, स्पिनच आती है, बनाना आता है, केला जो है वो, उसमें ऑरेंजेस हैं, लैक्टोज फ्री मिल्क है, और हार्ड चीज़ है, चिकन है, एग है, फिश है। प्रोटीन के जितने जो है ना वो सोर्सेज हैं, ये फॉड मैप नहीं होते, मतलब इनमें हाई फॉड नहीं होता। और ये जो है ये आपके लिए दी बेस्ट चीज़ होती है आप इसको करने के लिए। अब ये जो हाई फॉड मैप, फर्स्ट जो हम करेंगे ना, फर्स्ट पहला स्टेप ये करेंगे कि हम हाई फॉड मैप को, डाइट को निकाल देंगे। 2 से 4 हफ्तों के लिए जो है वो आप एलिमिनेट कर देंगे हाई फॉड मैप डाइट को, जो मैंने आपको बताई। दूसरे स्टेप में इन जो 2-4 हफ्तों में हम लो फॉडमैप डाइट लेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ आगे। जो मेरा जो था ना, जो मैंने कस्टमाइज़ किया अपने लिए, वही मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद जो है ना वो हम जो है वो 4 हफ्तों बाद अपने सिम्टम्स को देखते हुए हम एक एक ग्रुप जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराना शुरू होंगे, और देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो क्या वो रोटी हमें ट्रिगर तो नहीं कर रही? क्या हम चावल ले रहे हैं, चावल से तो हमें ट्रिगर नहीं हो रहा? हम कौन सी चीज़ ले रहे हैं, उसके लिए आपको एक डाइट बुक जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप पे जाके आप जो है वो अपना एक पर्सनलाइज्ड किस्म का जो है ना वो कस्टमाइजेबल जो है वो आप बना लेंगे, जिसमें जो है वो आप अपने डाइट को रखेंगे। उसमें लो कार्ब का कॉन्सेप्ट मैं आपको सादा जुबान में समझा रहा हूँ, वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा शुगरी फूड ना हो, बहुत ज़्यादा हाई जो है वो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है तो उसमें हाई फाइबर देखना है आपने। अगर डायरिया रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाइबर नहीं देखना आपने। आपको मैं हाई फाइबर डाइट भी बता देता हूँ और लो फाइबर डाइट भी बता देता हूँ। अच्छा, असल में जो चीज़ ये है कि 2014 के एनालिसिस में देखा गया कि आईबीएस के जो पेशेंट थे उनमें 70% रिलीज हुआ है ये लो फॉडमैप डाइट से। 2017 के क्लिनिकल न्यूट्रिशन की स्टडी में भी देखा गया कि 6 वीक तक अगर आप लो फॉडमैप डाइट फॉलो करते हैं तो इससे आपको पेट में दर्द जो होती है और ब्लोटिंग जो होता है ना, उससे सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट मिलती है। और 2015 के भी जो है वो एक स्टडी में देखा गया कि आईबीएस पेशेंट में जो है ना वो लो फॉडमैप डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती है, और ये इसी तरह इफेक्टिव होती है जैसे कोई इंसान नॉर्मल डाइट कर रहा होता है, सेम उसका सेम इम्पैक्ट होता है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आप कमज़ोरों वाली डाइट खा रहे हैं या बीमारों वाली डाइट खा रहे हैं। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते अगर आप हाई फॉडमैप को जो है वो कर देते हैं तो इससे जो है ना वो आपके गट लाइनिंग जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, और आपका जो हेल्थ है आपकी वो बेहतर से बेहतर होना शुरू होगी। अब आईबीएस में ना 2 चीज़ें ही हैं, एक आईबीएस में आईबीएस डी है और एक आईबीएस सी है, यानी कि एक तरफ डायरिया और एक तरफ कॉन्स्टिपेशन है। जब आप बात करते हैं ना कॉन्स्टिपेशन की, तो फिर आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। अब वो हाई फाइबर डाइट के लिए मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, उसके लिए आप रिसर्च कर लीजिएगा, आप जो है ना वो गूगल सर्च कर लीजिएगा। पहली चीज़, उसमें आपने ओट्स का इस्तेमाल करें, ओट मील्स का इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस उसमें आप ले सकते हैं,
किनवा ले सकते हैं, उसमें कुछ आलू थोड़ा बॉयल किस्म का करके ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, फलियां ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पका कर इस्तेमाल करनी है। बनाना हो सकता है, ऑरेंजेस हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, मटर हो सकते हैं, फलियां हो सकती हैं, फ्लैक्सीड हो सकती हैं, चिया सीड्स हो सकते हैं। और हर स्टूल जो भी आप पास करेंगे परेशान नहीं होना, क्योंकि डायरिया जब होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है तो स्टूल के बार बार ख्याल आते रहते हैं। इसके अलावा जो है वो अखरोट हो सकता है, बादाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपने लेना है। 2-4 वीक आपने परहेज करना है। फिर आईबीएस जो है ना, 2-4 वीक का मतलब ये नहीं कि फिर अन्नी पा दो तो फिर ये कर दो, तो हिसाब से चलना है। आईबीएस विद डायरिया में क्या होगा कि हमने लो फाइबर डाइट के साथ रहना है, जिसमें राइस है, रोटी है, रोटी भी एक हिसाब की, बनाना है, खरबूजा है, एवोकाडो है, बड़ा एक्सपेंसिव फूड है और लोग खा रहे हैं, चिकन है, फिश है, बीफ मैं नहीं रिकमेंड करता। अच्छा, स्टडीज़ में जब आप इंटरनेट पे स्टडीज़ करोगे ना तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने इसलिए आपको कहा कि लो कार्बोहाइड्रेट्स आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें ब्रेड का भी जिक्र है, ब्राउन ब्रेड का भी जिक्र है, वाइट ब्रेड का भी जिक्र है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स और का भी बहुत सा जिक्र है। तो ये आपने लाजमन माइंड में रखना है कि आपने अपने आप को देख के और जो है ना वो लो कार्बोहाइड्रेट के कॉन्सेप्ट को समझ के, फिर प्रोटीन आती है जिसमें चिकन, फिश और बीफ नहीं, बीफ को आप छोड़ दीजिएगा। आपको बीफ अगर नहीं, वो हाई डाइजेशन के लिए वो आता है, उसके लिए डाइजेशन में पावर चाहिए, तो भी आप ना भी लें तो कोई ज़रूरत नहीं। अंडे आते हैं, टोफू आती है, टोफू की जगह सिंपल फिश भी हो सकती है। डेयरी में लैक्टोज फ्री मिल्क है, योगर्ट है, चेडर चीज़ है। योगर्ट अगेन कुछ लोगों को डेयरी सूट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। लैक्टोज फ्री मिल्क वैसे मार्केट में बिक रहा है, मेरे ख्याल से मैं इसको इतना ज़्यादा कोई नहीं रिकमेंड करता। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने अपने आप को डाइट से मैनेज करना है, ये बात पल्ले बांध लें, आप कोशिश ये करें। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे एक्सपीरियंस में क्या था कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता था, मैं क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत लेता था, मैं बिला वजह स्ट्रेस लेता रहता था। आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी ये स्ट्रेस की वजह से जो है वो आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। आप चाय पियेंगे, ये भी आपके जो है वो करेगी। अब मेरा उस टाइम पे डाइट प्लान क्या था, मैं चंद चीज़ें आपको बताऊंगा, मैंने इस पर बहुत सी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है। मेरा सिंपल जो नाश्ता होता था, दही और केला मेजोरिटी में, उसके बाद अंडा भी था। अंडा मैं सम टाइम जो है वो वाइट सिर्फ लेता था, और मैंने स्टार्ट बड़े छोटे से किया था, कभी एक अंडा, कभी आधा अंडा। मैंने उस चीज़ को रोकना था कि देखो बेटर इज दिस कि आप उस स्टेप पे आए और आपने परेशान नहीं होना। हर स्टूल पे आपने घबराना नहीं है कि मेरी ताकत निकल गई, मेरी एनर्जी निकल गई, कुछ नहीं निकला, सब सेट है, सब अंदर है, घबराना नहीं आपने। और आपको अगर लगे कि स्टूल में ब्लड आ रहा है या ये चीज़ें हो रही है, प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसर्न लाजमन कर लें, अपने टेस्ट वगैरह करा लें, अपनी सारी चीज़ें कर लें। और खुदा के लिए फ्री कुछ नहीं होता, वो डॉक्टर फ्री नहीं बैठा, उन्होंने लाखों रुपये डिग्री पे लगाए होते हैं यार। अंडरस्टैंड किया करो, पैसे अपने ऊपर ना बचाया करो, अपने ऊपर लगाया करो, खुशी महसूस किया करो कि 5-10-15 हज़ार रुपया लग भी जाएगा तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं होता, अल्लाह आपको और दे देगा। आप अगर कमा रहे हैं और खुद पे फिर नहीं लगा रहे, फिर तो थोड़े तो बड़ा कोई अक्लमंद ही नहीं। दोपहर के टाइम में खिचड़ी खाता था, और मैं खिचड़ी गोश्त के शोरबे के साथ, देसी मुर्गी की जो है ना उसका शोरबा और एक बोटी छोटी। मैंने सैलड भी उस दिनों में थोड़ा कम कर दिया, बंद इवन कर दिया। मूंग की दाल की खिचड़ी बड़ी, जिनको आईबीएस है, आईबी सी भी है और आईबीडी भी है, आईबीएस सी और आईबीएस डी है, दोनों में मूंग की खिचड़ी बड़ी बेस्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रोटी में रात के टाइम जो भी घर में बना होता था मैं खाता था। मैं हर खाने के बाद वॉक लाजमन करता था, चलता था, माइंड को रिलैक्स रखता था। माइंड को अपने रिलैक्स रखना है, जीरा, अजवाइन, सौंफ, अदरक, कुलंजी, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये हाजमे को बड़ा अच्छा रखती है और तेज़ रखती है और फर्मेंटेशन को कम करती है। दूध, दही, आलू, चावल, इनमें से जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, नहीं खाने की ज़रूरत, कोई मसले वाली बात नहीं। सिंपल रहो कुछ देर बाद और स्ट्रेस पे काम करो, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। आ गया स्टूल आ गया, जो जिन लोगों को लूज स्टूल होता है वो सुबह जब 4-5 स्टूल कर देते ना, वो बेचारे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाय मैंने अपनी सारी एनर्जी खो दी। यार मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं गुजरा हूँ इस चीज़ से। आपने कहना ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं हुआ, चेक नहीं करना और डोला कम हो गया, ओए मेरे मसल कम हो रहे हैं, मसल लूज है, कुछ नहीं हो रहा। टेंशन नहीं लेनी आपने, घबराना नहीं, खुद को रिलैक्स करना है। और अपने अंदर ना झांको कि क्या चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है। मेरे केस में तो फेलियर आ गया था कि यार मैं तो नाकाम हो गया। इर्द गिर्द के लोग, यार ये तो अब कामयाब ही नहीं हो सकता। जब आप सुबह शाम सोच रहे हो यार ये काम नहीं, ये अब नहीं ये कामयाब होगा, अब इसका ख़त्म हो गया, इसने छोटी उम्र में पैसा कमाया चला गया, अब ये सारी ज़िंदगी ऐसे, यार आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वो चीज़ आपको सोने नहीं देती, सारी रात ट्रिगर करती रहती, ट्रिगर। तो ट्रिगर को फाइंड करो, पैनिक नहीं हो, अल्लाह ताला आपको बेहतर देगा, बेहतरीन देगा।
ये वक्त सदा नहीं रहेगा। हर मॉर्निंग अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। बेहतरीन जो है, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, थोड़ी स्लो वॉक करो, फिर फजर की नमाज पढ़ो, फिर थोड़ी स्लो वॉक करो। स्लो वॉक इसमें बड़ी ज़रूरी है। गिरना नहीं है, घबराना नहीं है, खुद को रिलैक्स रखना है। आपकी ब्रीदिंग इसमें बड़ी शैलो होगी, ब्रीदिंग बड़ी रुक रुक के आएगी। आप ओवर थिंकिंग में होगा तो ब्रीदिंग कम हो जाएगी। ब्रीदिंग पे काम करना, सिंपल। एक और आपने ब्रीदिंग को 3 फेसेस में लेना है। फिर बिल्कुल स्लो छोड़ना पूरा। ये आपने करना है। आपने विजुअलाइजेशन करनी है आंखें बंद करके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, मैं बेहतरीन हूं, मैं बेहतरीन हूं, मैं बेहतरीन हूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है, एंजाइटी पे काम करना है, नींद आ रही है नहीं आ रही, खुद को रिलैक्स करना है, हर चीज करनी है यार। ये वो चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं। कोई कीमत नहीं है, कीमत आपका वक्त है। वक्त लगाओ, हर चीज बदल जाएगी। आईबीएस के बारे में मुख्तलिफ तरह के लोग बता रहे हैं। कोई 1 महीने का एंटीबायोटिक बता रहा है, कोई 4 महीने, 5 महीने। मैंने बड़े एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज किए हैं। मैंने एच पॉइलरी को विदाउट मेडिसिन ठीक किया। मैंने पेप्टिक अल्सर को विदाउट मेडिसिन ठीक किया। मैंने प्री डायबिटीज को रिवर्स किया। प्री डायबिटीज 6.4 से मैंने अपने जो है ना वो चाइल्डहुड के ट्रॉमास, जैसे मेरे फादर का इंतकाल हुआ, मेरी बहन का इंतकाल हुआ, मेरे भाई एक पागल हो गए, एक छोटा भाई फोत हो गया, मैंने ये सारे ट्रॉमास अपने अंदर निकाले। ये आपको नहीं लगता कि ये जो बचपन में चीजें आती हैं यही हमारी हेल्थ खराब करती हैं, यही तो क्रॉनिक डिजीज बनाती हैं कि हम उनको जमा करते रहते। जमा मैंने निकाला, मैंने अपने ब्रेन को ट्यून किया। आज मैं क्यों सुकून में हूं? इसलिए सुकून में मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी ज़ात है यार। खुद पे आपको लगाना पड़ना है। पैसे हैं जेब में, अफोर्ड कर सकते हो, किसी कोच को हायर कर लो। मैं नहीं कहता कि आप मेरे से कोचिंग लो, किसी से भी कोचिंग ले लो। ब्रेन प्रोग्रामिंग सीख लो, फ्री में सीखनी है, वीडियोज़ है। पैसा लगाना है तो किसी से टाइम ले लो, लेकिन अपने आप के ऊपर पैसा लगाओ, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को रिलैक्स करो, डाइट पे खर्च करो, खुद को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करो। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता यार, समझो इस चीज़ को। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती हैं। और आपने अवॉइड करना है चाय से, कॉफ़ी से, मीठे से, फास्ट फूड से और उन चीज़ों से जो आपके पेट के गट बैड बैक्टीरिया को फीड अप करते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ये पूरी सीरीज गट, ये पूरी सीरीज गट और ब्रेन हेल्थ पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। एक और ज़िंदगी के नाम के लिए दुआ कर दीजिएगा और डोनेशन कर दीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।